हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को इस वीडियो का थंबनेल देख के पहले ही पता चल चुका होगा कि ये वीडियो सीएनटी एक्ट पर आधारित है या वही सीएनटी एक्ट है जिसका उन्मूलन यानी जिसको लागू 1908 ईस्वी में किया गया था। ये वीडियो हिस्ट्री ऑनर्स के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो सेमेस्टर 4 में इस बार अध्ययनरत है और अपनी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के लिस्ट नंबर 1 से निकाला गया टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से ध्यान देकर अंत तक देखते हो तो मैं पूरा वादा करता हूं कि यह टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, परंतु ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या है स्क्रीन पे लिखा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है सीएनटी एक्ट, यानी छोटा नागपुर अधिनियम को क्या कहते हैं हम लोग, सीएनटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, ये 1 नंबर के प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि सीएनटी का पूरा नाम क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1908 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीएनटी एक्ट के कुछ बिंदुओं पर कि सीएनटी एक्ट जो है था क्या आखिर। तो पहली बिंदु हमारी है छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 ईस्वी तक तैयार हो गया था। यानी कि छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम है वो कब तक तैयार हो गया था, 1903 ईस्वी तक जो है वो तैयार हो गया था। इसको जो है आप याद रखेंगे कि इसका प्रारूप 1903 तक तैयार हो गया था। उसके बाद जो है हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है कि जिसमें संशोधन और परिवर्तन करते हुए 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया गया था। यानी कि छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, नवंबर 1908 को। कितना नवंबर, तो 11 नवंबर, ये आप जो है याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1952 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से ही अधिनियमित किया गया था। ये जो है आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम ने क्या किया था, जो 1952 की धारा 5 के अधीन क्या किया था, इसको मंजूरी दिया था। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों कि इस अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट था, यानी इस अधिनियम की जो नीतियां थी उसकी जो ब्लूप्रिंट थी उसको जो है किसने तैयार किया था, हॉफमैन ने तैयार किया था। ये नाम आप याद रखेंगे, ये नाम आगे भी आपको जानना है। ठीक है, तो ये जो कुछ बिंदु थे जो छोटा नागपुर से यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड थे, परंतु अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो छोटा नागपुर एक्ट था उसको लाने या लागू करने के क्या कारण हो सकते थे, या क्या कौन कौन से कारण थे जिनके कारण छोटा नागपुर एक्ट को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसमें थोड़ा समझ लेते हैं इसको। इसमें लिखा है कि झारखंड में जो भी यानी कि ज़्यादातर छोटा नागपुर के जो इलाके थे वहाँ पे जो सीएनटी एक्ट है आज भी बहुत चर्चा में होती है। ठीक है, वहाँ की जो सीएनटी एक्ट है ना वो आज भी बहुत चर्चा में होती है। हालांकि इस सीएनटी एक्ट का फ़ायदा क्या हुआ वो याद रखेंगे। इस सीएनटी एक्ट का फ़ायदा यही हुआ कि जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं दोस्तों, उनकी जो भूमि है उनके अधिकारों की रक्षा करना, यानी भूमि में जो उनका अधिकार है उसका रक्षा करना ही इस एक्ट का मूल उद्देश्य था। यह एक्ट ऐसी स्थिति में लागू हुआ था जब अंग्रेजों का शासन यहाँ था। किनका शासन था, अंग्रेजों का शासन यहाँ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी जिनके वजह से अंग्रेजों ने इस अधिनियम को लाया। इस अधिनियम को किसने लाया, अंग्रेजों ने लाया। तो कौन कौन से ऐसे कारण हुए जिनके कारण जो है अंग्रेजों को ये विवशता जो है झेलनी पड़ी या विवश होना पड़ा ऐसे अधिनियम को लाने के लिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें आता है अपनी जमीन को लूटने से बचाने हेतु आदिवासियों का विद्रोह। यानी क्या था कि यहाँ के जितने भी आदिवासी थे दोस्तों, तो जितने भी आदिवासी थे ना वे क्या कर रहे थे, इनकी ज़मीन जो है बड़ी बड़ी जो ज़मींदारें होती थी ना वो इन्हें लूट रही थी। तो इन्हीं को बचाने के लिए ये जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। वही जो इस लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नाम है जो आपको याद रखना है, फादर कांस्टेंट लीवंस आयर और फादर हॉफमैन। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था और इसकी रूपरेखा को तैयार किया था। और इसमें यही चीज़ें थी, इसकी रूपरेखा को तैयार करने के पीछे यही कारण थी कि यहाँ के आदिवासी अपने ज़मीन को लूटने से बचाना चाहते थे और उन्होंने क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, अब जो है दूसरा है कि विद्रोह का असफल होना।
यानी कि ये जो विद्रोह कर रहे थे, यानी यहाँ के आदिवासी जो विद्रोह कर रहे थे वो असफल हो रहा था। आखिर कौन कौन से विद्रोह थे जो असफल हो रहे थे, तो उसको जो है इसमें हमको लिखना है। जैसा कि यहाँ पे क्या है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, भूमि कानून, कारारोपण, कारारोपण मतलब जो कर बढ़ा दिया जाता है ना वो। उसके बाद क्या है, जमींदारों की ज्यादती, यानी जमींदार जो है ज़्यादा कर बढ़ाते हैं, उनकी जो ज़्यादा तेज़ी बनने की जो नीति होती है वो सारी चीज़ें, इन्हीं के कारण जो है 1908 में पहली बार ये कानून बनकर जो है तैयार हुआ और लागू भी हुआ। लेकिन जो है इसके लिए बहुत सारे चीज़ों को भी झेलना पड़ा था। क्या झेलना पड़ा था कि बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, जैसे चुआर विद्रोह हुए थे, पहाड़िया विद्रोह हुआ था, तमाड़ विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ के जो है मैंने डेट मेंशन कर दी है, इन सभी डेट्स को आप याद रख सकते हैं। यदि आपकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप इसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज जो है आप सिर्फ इनके विद्रोह के नाम को याद रखें और एग्जाम में इन्हीं विद्रोह को बस पुट कर दें। ठीक है, तो ऐसे जो विद्रोह हुए थे ना वो क्या हो गए थे, वो विद्रोह असफल हो गए थे, जिनके कारण जो है भूमि संबंधी असंतोष पैदा हो गया था। भूमि संबंधी असंतोष किसके लिए पैदा हो गया था, यहाँ के आदिवासियों के लिए पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जो विद्रोह किया था ना वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या संतोष पैदा होगी, नहीं, असंतोष पैदा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगली बिंदु में हमने पढ़ा, अगली बिंदु में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की बढ़ती चिंता। ठीक है, अब जो है अंग्रेजों की चिंताएं बढ़ेगी। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि जो विद्रोह हो रहे थे ना, विद्रोह जो हो रहे थे ये अंग्रेजों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे कि आखिर ये विद्रोह हो क्यों रहे हैं। अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा था यार कि आखिर ये हो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने इनका जो है मालूम किया, इनको मालूम करने की कोशिश किया इनके कारणों का कि ये विद्रोह हो क्यों रहे हैं। तब इनको सही मायने में इसका मूल कारण पता चला कि जो आदिवासी समुदाय है, यानी झारखंड में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, यदि आप इनके मालिकाना हक की ज़मीनों को यदि छीनने की कोशिश करते हैं, यानी कि अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है हथियार उठाने में कभी भी कमी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि यदि आप इसके ज़मीन को छीनते हैं तो ही ये क्या कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं। ये कारण जो है अंग्रेज़ों को पता चली। अब क्या करेगी, जब इसको अंग्रेजी की जो चिंता है वो बढ़ेगी और जब कारण पता चलेगी तो ये क्या करेंगे, सीएनटी एक्ट की रचना करेंगे। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सीएनटी एक्ट की रचना से पहले भी इन्होंने बहुत सारे एक्ट लाए, परंतु वे जो हैं असफल हो गए थे। ठीक है, तो कानूनी सलाह देकर जो है कचहरियों से क्या किया, इन्होंने आदिवासियों की ज़मीनों को वापस करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि सीएनटी एक्ट की जब रचना की ना, तो इसकी रचना क्यों की, इसकी रचना की ताकि इनकी ज़मीन जो है, जो लूटी जा चुकी है, छीनी जा चुकी है, उसको फिर से वापस किया जाए। उसके बाद जो है इसमें हॉफमैन जो थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, आदिवासियों की भूमि को बचाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अब जो है 1908 में क्या हो गई, सीएनटी एक्ट की रचना हो गई। किसने की, अंग्रेजों ने की। क्यों की, यहाँ के लोगों की भूमि को बचाने के लिए की, क्योंकि यहाँ के लोग आक्रोशित हो चुके थे, यहाँ के लोग विद्रोह कर रहे थे, इसीलिए इसे एक्ट की ज़रूरत पड़ी। और लास्ट में 1908 में इस एक्ट को किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया और जो है झारखंड में लागू कर दिया। विशेषता कहाँ, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम समझते हैं कि ये सीएनटी एक्ट तो लागू हुआ, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या थी, यानी सीएनटी एक्ट की कुछ तो विशेषताएं होंगी जो इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो सीएनटी एक्ट था, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि ये जो सीएनटी एक्ट था झारखंड की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कहाँ की जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए। जैसा कि आपको मालूम है झारखंड में लागू होगा तो झारखंड की जनता को इससे क्या था, फायदा था। तो क्या फायदा था इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है आपको कि ये जो है अभी कितने जिलों में लागू किए गए हैं, 18 जिलों में लागू हैं। अभी भी ये कितने जिलों में लागू है, 18 जिलों में लागू हैं। और जो कि कितने प्रमंडल में लागू हैं, 4 प्रमंडल में लागू हैं। कौन कौन से प्रमंडल है, इसका नाम जो है मैंने मेंशन किया है, आप इसको जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में पुट कर सकते हैं। तो जो 4 प्रमंडल है वो कौन कौन सा है, कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, ये जो 4 प्रमंडल है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत। अब जो है हम समझेंगे कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के
हाथों से जाने से रोकना, यानी कि कुछ कुछ उद्देश्य हैं जिनको हम समझेंगे, कौन कौन से कारण हैं जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है, या उनकी विशेषताएं क्या थी इनको हम जानेंगे। तो इसकी सबसे पहली विशेषता जो थी वो थी कि जो आदिवासियों की ज़मीन थी वो किसी गैर आदिवासियों के हाथों में ना चली जाए, और अगर वो जाती है तो उसको जाने से क्या किया जाए, रोका जाए। तो इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता तो आपको पता चल गया। तो इसको जो है आप जो है इस पॉइंट में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसमें था कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनकी कुछ सूची बनाई गई थी, जिसके कारण जो है गैर आदिवासी जो लोग थे वो इस ज़मीन के यानी इनके ज़मीन पर किसी भी प्रकार से हस्तांतरित यानी कि किसी प्रकार से बाधा नहीं डाल सकते थे, ठीक है। यानी कि गैर आदिवासी जो है इस पर जो है किसी भी प्रकार से अपना हक नहीं जमा सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसमें मेरा दूसरी विशेषता जो है सीएनटी एक्ट का था वो था क्या, हस्तांतरण की शक्ति जिला उपायुक्त के पास था। अब देखिए ये क्या है कि जिला उपायुक्त मतलब हम क्या समझते हैं दोस्तों, जिला उपायुक्त मतलब होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का क्या, कमिश्नर यानी कि डीसी, ठीक है। तो जब भी कभी हस्तांतरण होगी यानी किसी भी प्रकार से यदि इनमें कुछ बदलाव होगा, खरीद बिक्री होगी, तो उसमें किसकी पासिता चाहिए, यानी कौन इसको पास करेगा, डीसी पास करेगा, जो इस जिला का डीसी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें थोड़े से पॉइंट्स को हम डील करेंगे। क्या है, सन 1962 में बिहार सरकार के द्वारा इस अधिनियम में बदलाव किया गया, ठीक है। और क्या बदलाव किया गया, ये बदलाव किया गया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं या ऐसे दूसरे वर्ग जो किसी न किसी प्रकार से कमज़ोर हैं, वे क्या कर सकते हैं, इन भूमि के हस्तांतरण कर सकते हैं। लेकिन इन भूमि पर हस्तांतरण किनका होगा, डीसी का होगा, यानी कि जिला उपायुक्त का होगा। यानी कि इनके लिए ये अधिनियम बना था, किनके लिए, जनजातियों के लिए, दूसरे वर्गों के लिए जो क्या थे, कमज़ोर वर्ग थे, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, मुख्यतः ये जनजातियों के लिए बनी थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद जो है वो है 1908 में सीएनटी एक्ट पारित। अब जो है ये सारी इसकी तो विशेषताएं थी। तो 1908 में जो है क्या हो गया, सीएनटी एक्ट जो है एट लास्ट पारित हो गया। तो कई प्रकार के कानून बने थे, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1908 से पहले भी बहुत सारे प्रकार के कानून बने जो क्या हुए थे, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, लेकिन इनको क्या मिल रही थी, असफलता ही असफलता मिल रही थी, जिनके कारण क्या हो रहा था, यहाँ की जनता को जमींदारों की शोषण से बचाने के लिए 1908 ईस्वी में सीएनटी एक्ट पारित किया गया। और किसने पारित किया, अंग्रेज़ों ने पारित किया, ठीक है। अब सीएनटी एक्ट की एक और विशेषता क्या है कि इसमें अध्याय कितने हैं, यानी चैप्टर्स कितने हैं, तो इनमें 19 अध्याय हैं, यानी 19 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं, यानी आर्टिकल्स कितने हैं, वो 271 धाराएं हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं में हम कुछ धाराओं को जोड़ना चाहेंगे, आपकी मर्जी, आप जो है क्या कर सकते हैं, यहीं तक अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये आंसर छोटा लग रहा हो तो इस आंसर को लॉन्ग टर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके कुछ धाराओं को आप लिख देंगे। हालांकि 271 धारा तो आपको याद रह नहीं सकती है, इसलिए मुख्यतः 2-3 धारा को आप यदि यहाँ लिखते हैं तो टीचर को ऐसा लगेगा कि आप जो है इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी रखे हुए हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे धारा जो है ये मिस्टेकन हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है, धारा 46 और 49 सीएनटी एक्ट जो था वो क्या था, भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित था। यानी कि जो आदिवासियों की भूमि का जो खरीद और बिक्री होगा उससे संबंधित इसमें धाराओं में क्या था, बारे में जानकारी दी गई थी। तो धारा 46 क्या था, तो धारा 46 था कि आदिवासी से, किसी भी आदिवासी से, ठीक है, आदिवासी को बेचने और खरीदने की अनुमति देती है। क्या देती है, आदिवासी से ज़मीन, समझ रहे हैं ना, क्या खरीदने की, ज़मीन जो है खरीदने की और बेचने की क्या देती है, अनुमति देती है। परंतु क्या है, यानी कि एक आदिवासी किसी दूसरे आदिवासी को अपना ज़मीन बेच सकता है, लेकिन इसमें किसकी अनुमति चाहिए, जिला उपायुक्त की अनुमति चाहिए, जो मैंने पहले भी बता दिया है। यानी किसी जिला के डीसी की अनुमति के बगैर जो है आप किसी भी डीसी की अनुमति के बगैर यानी किसी भी आदिवासी का ज़मीन जो है नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है।
अब 46 का एक सेक्शन और है, 46 का पार्ट नंबर ए। इसमें क्या है, इसमें यह है कि यदि आदिवासी चाहे कि अपना ज़मीन जो है किसी को बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, ये ज़मीन उसी को बेच सकता है जब ज़मीन लेने वाला उसी का थाना का हो। ठीक है, यानी ज़मीन को उसी को देगा जो सेम थाना का हो। जैसे सपोज दैट कि ये अगर पतरातू थाना का कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, ज़मीन बेचना चाहता है, तो ये क्या करेगा, 46A के तहत जो है एक नियम है कि वो पतरातू थाना के एक व्यक्ति को ही वो ज़मीन बेचेगा। हालांकि गैर आदिवासी या दूसरे जगह पर भी ज़मीन खरीदे जा सकते हैं, उसके जो है अलग अलग धाराएँ हैं। ठीक है, तो धारा 49 को मैंने मेंशन किया है, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको देख लेते हैं। तो धारा 49 जो था इसके अंदर क्या था कि ज़मीन की जो बिक्री है ना, वो आदिवासी गैर आदिवासी को भी दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, गैर आदिवासी को भी दे सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है पहले पढ़ाया कि गैर आदिवासी को तो ज़मीन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बाद में ये धाराएं जो है जुड़ती चली जाती हैं, उसमें जो है ये आता है कि गैर आदिवासी को अब से ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन किसकी अनुमति के लेके, डीसी की अनुमति ना लेकर किसकी अनुमति लेना पड़ेगा, वित्त आयोग की अनुमति लेना पड़ेगा। यानी कि पहले क्या था, आदिवासी आदिवासी को देगा तो उपायुक्त यानी डीसी से अनुमति लेगा, लेकिन अब क्या हो गया 49 में, यदि आदिवासी किसी गैर आदिवासी को देगा तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा, वित्त आयोग से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना है, ये जब गैर आदिवासी को जब देगा ना तो क्यों देगा, उसका काम क्या होना चाहिए, इन ज़मीन को खरीद कर स्कूल, अस्पताल, कारखाना ये सब खुले हुए होने चाहिए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है कि वो इन ज़मीनों को खरीद कर ना ही स्कूल खोला, ना ही अस्पताल खोला, ना ही कारखाना खोला, तो ज़रूरत पड़ने पर क्या हो जाएगी, ये ज़मीन उससे छीन लिया जाएगा। ठीक है, ये जो है धारा 71 में मेंशन किया हुआ है। क्या है धारा 71 CNT एक्ट का, उसको समझते हैं। ये है, इसमें जो आदिवासी हैं यदि किसी भी तरीक़ा से इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, किसी भी प्रकार से इनकी ज़मीन को छीन ली गई है, या खरीद ही क्यों ना लिया गया हो लेकिन धोखा से खरीदा गया हो, तो इस ज़मीन को क्या करेगा, इस ज़मीन को आदिवासी को वापस करने का प्रावधान है। यानी ये ज़मीन जो है आदिवासी को पुनः जो है वापस दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वस्तुतः ऐसा जो एक्ट आया 1908 में आया, जिसका नाम था CNT, जिसका पूरा नाम था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, वो जो है क्या हुआ 1908 में आया और उन्होंने यहाँ के आदिवासियों का जो अधिकार था उसका संरक्षण किया, उनकी भूमि को बचाया, और यही अधिनियम सफल रहा। ठीक है दोस्तों, और अब यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अब तक आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद आया। और यदि आपको सचमुच यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, यदि पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं हमारी चैनल पे, तो क्या करें, हमारी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बगल की बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी कभी हम न्यू वीडियोज़ हम अपनी चैनल में अपलोड करें तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बजे। थैंक यू।